हेलो फ्रेंड्स, मैं स्तुति आपका स्वागत करती हूँ ऑनलाइन स्टडी 0.1 में। घटना चक्र बुक से हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास का आज चौथा चैप्टर पढ़ेंगे, गवर्नर जनरल वायसराय। आज कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? गवर्नर जनरल वायसराय। इस चैप्टर को हम लोग दो पार्ट में कंप्लीट करेंगे। आज के इस वीडियो में 50 क्वेश्चंस हैं, बाकी के क्वेश्चंस नेक्स्ट पार्ट में आएगा। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए चलते हैं अपने चैप्टर की ओर, पर उससे पहले थोड़ा सा हम लोग इस चैप्टर को रिवाइज कर लेते हैं, फिर एमसीक्यूज देखेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने चैप्टर की ओर। गवर्नर जनरल वायसराय। गवर्नर जनरल वायसराय भारतीय उपमहाद्वीप पर ब्रिटिश राज का प्रधान पद था, जिस पर सिर्फ जो था अंग्रेजों का अधिकार था। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व कोई भी भारतीय इस पद पर नहीं बैठा। गवर्नर जनरल ऑफ द प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम के शीर्षक के साथ इस कार्यालय को 1773 में सृजित किया गया। 1858 ईस्वी तक गवर्नर जनरल की नियुक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्देशकों द्वारा की जाती थी। 1857 के विद्रोह के बाद इनकी नियुक्ति ब्रिटिश सरकार द्वारा की जाने लगी। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान को आज़ादी मिली, तब वायसराय की पदवी को हटा दिया गया, लेकिन दोनों नई रियासतों में गवर्नर जनरल के कार्यालय को तब तक जारी रखा गया जब तक उन्होंने 1950 और 1956 में गणतंत्र संविधान को अपनाया। बंगाल का गवर्नर लॉर्ड क्लाइव का कार्यकाल कब से कब तक था? लॉर्ड क्लाइव का कार्यकाल 1757 से 1760 और 1765 से 1767 तक था। लॉर्ड क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में नियुक्त होने वाला प्रथम गवर्नर था। लॉर्ड क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में नियुक्त होने वाला प्रथम गवर्नर था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1757 में बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया। किसे? लॉर्ड क्लाइव को। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1757 में बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया लॉर्ड क्लाइव को। लॉर्ड क्लाइव को भारत में अंग्रेजी शासन का जन्मदाता माना जाता है। भारत में अंग्रेजी शासन का जन्मदाता किसे माना जाता है? लॉर्ड क्लाइव को। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन रहा? लॉर्ड क्लाइव। चलिए लॉर्ड क्लाइव के समय की मुख्य घटना और कार्य देखते हैं। क्लाइव ने बंगाल में द्वैत शासन की व्यवस्था की, जिसके तहत राजस्व वसूलने, सैनिक संरक्षण और विदेशी मामले कंपनी के अधीन थे, जबकि शासन चलाने की जिम्मेदारी नवाबों के हाथ में थी। यहाँ आप रॉबर्ट क्लाइव से कुछ और भी याद रख सकते हैं, जैसे कि इलाहाबाद की संधि के समय कौन थे बंगाल के गवर्नर? तो क्लाइव थे। श्वेत विद्रोह किसके समय हुआ? क्लाइव के समय। द्वैत शासन किसने लागू किया? तो लॉर्ड क्लाइव ने। क्लाइव के बाद द्वैत शासन के दौरान वेरेलिस्ट 1767 से 1769 और कार्टियार 1769 से 1772 बंगाल के गवर्नर रहे। 1757 का प्लासी युद्ध भी लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व में लड़ा गया। 1757 का प्लासी का युद्ध भी लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व में लड़ा गया। एक क्वेश्चन, किस गवर्नर या गवर्नर जनरल ने भारत से जाने के बाद ब्रिटेन में आत्महत्या कर ली? किस गवर्नर या गवर्नर जनरल ने भारत से जाने के बाद ब्रिटेन में आत्महत्या कर ली? तो क्लाइव ने की थी। बंगाल के गवर्नर जनरल देखेंगे, वॉरेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल 1773 से 1785 तक था। वॉरेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल कब से कब तक था? 1773 से 1785 तक था। इसके समय की मुख्य घटना और कार्य, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। वॉरेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में स्थापित द्वैत शासन प्रथा को समाप्त कर दिया और प्रत्येक जिले में फौजदारी और दीवानी अदालतों की स्थापना की। हेस्टिंग्स के समय में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। हेस्टिंग्स के समय में ही रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। हेस्टिंग्स ने बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार पर झूठा आरोप लगाकर न्यायालय से फांसी की सजा दिलवाई। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में ही लड़ा गया था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किसके समय लड़ा गया था? वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में ही लड़ा गया था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 ईस्वी तक चला, जो कि सालबाई की संधि 1782 ईस्वी में समाप्त हुआ।
और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 ईस्वी तक चला, जो मंगलोर की संधि 1784 ईस्वी के द्वारा समाप्त हुआ। वॉरेन हेस्टिंग्स के समय 1784 ईस्वी को एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई। वॉरेन हेस्टिंग्स के समय 1784 ईस्वी को एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई। वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में ही बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना किसके समय हुई थी? वॉरेन हेस्टिंग्स के समय। हेस्टिंग्स ने 1781 में कलकत्ता में प्रथम मदरसा की स्थापना की। वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1781 में कलकत्ता में प्रथम मदरसा की स्थापना की। हेस्टिंग्स के समय में ही 1782 ईस्वी को जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में ही 1782 ईस्वी को जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में ही पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ। पिट्स इंडिया एक्ट किसके समय पारित हुआ था? वॉरेन हेस्टिंग्स के समय, जिसके द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई। जिसके द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई। पिट्स एक्ट के विरोध में इस्तीफा देकर जब वॉरेन हेस्टिंग्स फरवरी 1785 ईस्वी में इंग्लैंड पहुंचा, तो बर्ग द्वारा, किसके द्वारा? बर्ग द्वारा उसके ऊपर महाभियोग लगाया गया। ब्रिटिश पार्लियामेंट में यह महाभियोग 1788 ईस्वी से 1795 ईस्वी तक चला, पर अंत में उसे आरोपों से मुक्त कर दिया गया। सर जॉन मैकफर्सन का कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1785 से 1786 तक था और इन्हें अस्थायी गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल कब से कब तक था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल 1786 से 1793 तक था। 1786 से 1793 तक था। मुख्य घटना और कार्य, चलिए इसे देखते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा और पुलिस व्यवस्था का जनक माना जाता है। भारत में सिविल सेवा और पुलिस व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। इसके समय में जिले के समस्त अधिकार जिला कलेक्टर के हाथों में दे दिए गए थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय जिले के समस्त अधिकार जिला कलेक्टर के हाथों में दे दिए गए थे। कॉर्नवालिस के समय में 1790 से 1792 ईस्वी में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? 1790 से 1792 ईस्वी में। किसके समय? कॉर्नवालिस के समय में। 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में भूमि कर से संबंधित स्थायी बंदोबस्त पद्धति लागू की, जिसके तहत जमींदारों को भू राजस्व का लगभग 90% कंपनी को और लगभग 10% अपने पास रखना था। 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में भूमि कर से संबंधित स्थायी बंदोबस्त पद्धति लागू की। स्थायी बंदोबस्त पद्धति किसने लागू की? कॉर्नवालिस ने लागू की, जिसके तहत जमींदारों को भू राजस्व का लगभग 90% कंपनी को और लगभग 10% अपने पास रखना था। कॉर्नवालिस ने जिले में पुलिस थाना की स्थापना कर एक दरोगा को इसका इंचार्ज बनाया। कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जनक माना जाता है। सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? कॉर्नवालिस को। पुलिस सेवा का जन्मदाता भी कॉर्नवालिस को माना जाता है। पुलिस सेवा का जन्मदाता भी कॉर्नवालिस को माना जाता है। 1779 ईस्वी में दास व्यापार पर रोक। कॉर्नवालिस ने अपने न्यायिक सुधारों को 1793 ईस्वी तक अंतिम रूप देकर उन्हें कॉर्नवालिस संहिता के रूप में प्रस्तुत किया। कॉर्नवालिस की मृत्यु 5 अक्टूबर 1805 को गाजीपुर, उत्तर प्रदेश में हुई थी। यहीं पर इसकी कब्र स्थित है। कॉर्नवालिस की मृत्यु कब हुई थी? 5 अक्टूबर 1805 को। कहाँ? गाजीपुर, उत्तर प्रदेश में, और यहीं पर इसकी कब्र जो है वो स्थित है। सर जॉन शर का कार्यकाल कब से कब तक था? तो सर जॉन शर का कार्यकाल 1793 से 1798 तक था। 1793 से 1798 तक था। मुख्य घटना और कार्य कौन से थे? तो इन्होंने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई। खारदा का युद्ध सर जॉन शर के काल की महत्वपूर्ण घटना थी। खारदा का युद्ध सर जॉन शर के काल की महत्वपूर्ण घटना थी। खारदा का युद्ध 1795 ईस्वी में मराठों और निजाम के बीच लड़ा गया। खारदा का युद्ध कब लड़ा गया? 1795 ईस्वी में। किनके बीच? मराठों और निजाम के बीच। लॉर्ड वेलेस्ली का कार्यकाल कब से कब तक था?
तो लॉर्ड वेलेस्ली का कार्यकाल 1798 से 1805 तक था। 1798 से 1805 तक था और लॉर्ड वेलेस्ली जो था वो अपने आप को बंगाल का शेर कहता था। वो अपने आप को बंगाल का शेर कहता था। चलिए इसके समय की मुख्य घटना और कार्य देखते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि की पद्धति लागू की। सहायक संधि की पद्धति किसने लागू की? लॉर्ड वेलेस्ली ने। वेलेस्ली के समय में हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, जोधपुर, जयपुर, बूंदी, भरतपुर और पेशावर ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए। वेलेस्ली के समय में हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, जोधपुर, जयपुर, बूंदी, भरतपुर और पेशावर ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए। वेलेस्ली ने 1800 ईस्वी में नागरिक सेवा में भर्ती हुए युवकों को प्रशिक्षण देने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। वेलेस्ली के काल में ही चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में हुआ, जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया था। इसके शासनकाल में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 ईस्वी में हुआ था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? 1803 से 1805 ईस्वी में। और किसके शासनकाल में? लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में। सर जॉर्ज बार्लो का कार्यकाल 1805 से 1807 तक था। 1805 से 1807 इनके समय की मुख्य घटना और कार्य। 1805 ईस्वी की राजपुर घाट की संधि और 1806 का वेलोर में सिपाही विद्रोह इन्हीं के काल की महत्वपूर्ण घटना थी। राजपुर घाट की संधि 1805 में धिलकार और सर जॉर्ज बार्लो के मध्य हुई थी। लॉर्ड मिंटो का कार्यकाल कब से कब तक था? तो लॉर्ड मिंटो का कार्यकाल 1807 से 1813 तक था। इसके समय की मुख्य घटना और कार्य कौन से थे? तो चलिए देखते हैं। अमृतसर की संधि और चार्टर एक्ट इसके काल की महत्वपूर्ण घटना है। अमृतसर की संधि 25 अप्रैल 1809 को रंजीत सिंह और लॉर्ड मिंटो के मध्य हुई, जिसकी मध्यस्थता मेटकॉफ ने की थी। अमृतसर की संधि कब हुई थी? 25 अप्रैल 1809 को। किनके मध्य हुई थी? रंजीत सिंह और लॉर्ड मिंटो के मध्य हुई थी। 1813 का चार्टर एक्ट लॉर्ड मिंटो के काल में ही पास हुआ था। 1813 का चार्टर एक्ट लॉर्ड मिंटो के काल में ही पास हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग्स का कार्यकाल 1813 से 1823 तक था। 1813 से 1823 तक था। इसके समय की मुख्य घटना और कार्य। हेस्टिंग्स के कार्यकाल में 1814 से 1816 ईस्वी को आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ। आंग्ल नेपाल युद्ध कब हुआ? 1814 से 1816 ईस्वी को। इसमें नेपाल के अमर सिंह को आत्मसमर्पण करना पड़ा। संगोली की संधि 1816, यहाँ पे 1806 हो गया, इसको आप 1816 कर लीजिएगा। संगोली की संधि 1816 ब्रिटिश और नेपाल के बीच हुई। किसके बीच हुई? ब्रिटिश और नेपाल के बीच हुई। हेस्टिंग्स के कार्यकाल में ही तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 ईस्वी में हुआ। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किसके कार्यकाल में हुआ? हेस्टिंग्स के कार्यकाल में 1817 से 1818 ईस्वी में हुआ और 1818 में हेस्टिंग ने पेशवा का पद समाप्त कर दिया। 1817 से 1818 ईस्वी में ही इसने पिंडारियों का दमन किया। 1817 से 1818 ईस्वी में ही हेस्टिंग्स ने पिंडारियों का दमन किया। चलिए अब चलते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए पहला कथन क्या कह रहा है? रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो ये गलत है। वॉरेन हेस्टिंग को 1774 ईस्वी में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। और दूसरा कथन क्या है? विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो ये कथन सही है। 1833 ईस्वी में विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। और बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। केवल 2 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन में लॉर्ड विलियम बेंटिक का नाम नहीं दिया हुआ है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1833 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का
प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। 1833 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो चलिए देखते हैं। पहला कथन है, जन प्रशासन की नींव वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा मजबूती से रखी गई, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने की। तो ये कथन सही है। दूसरा कथन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के असैनिक और सैनिक सुधार करने का श्रेय क्लाइव को था। ये भी सही है। तीसरा कथन है, लॉर्ड विलियम बेंटिक सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में से एक था क्योंकि उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को संग्रहित किया। तो ये कथन जो है ये गलत है, क्योंकि अगर बात भारत के इतिहास की करते हैं तो लॉर्ड विलियम बेंटिक का नाम सामाजिक और प्रशासनिक सुधारों के कारण स्मरण किया जाता है, ना कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। चौथा कथन है, लॉर्ड डलहौजी ने द्युति के सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में समृद्ध क्षेत्र जोड़े। तो ये कथन भी सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड क्लाइव। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है। 23 जून 1757 को हुई प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड क्लाइव ने किया था। इसी युद्ध के उपरांत बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना होती है 15 जनवरी 1784 में। कब होती है? 15 जनवरी 1784 में होती है। यहाँ अगर बात लॉर्ड कॉर्नवालिस की करते हैं तो इसका कार्यकाल 1786 से 93 तक था। कब से कब तक था? 1786 से 93 तक था और फिर ये 1805 में आता है। अब बात करते हैं लॉर्ड वेलेस्ली की। तो लॉर्ड वेलेस्ली का कार्यकाल 1798 से 1805 तक था। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स की बात करें तो इसका कार्यकाल 1773 से 1785 तक था। और अगर लॉर्ड विलियम बेंटिक की बात करते हैं तो ये 1828 से 1835 तक था। अब एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में हुई थी। तो 1784 किसके अंतर्गत आएगा? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स के अंतर्गत आएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। देखिए, सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति से वॉरेन हेस्टिंग्स और वेलेस्ली संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वॉरेन हेस्टिंग्स से। एक चीज़ और याद रखिएगा, वॉरेन हेस्टिंग को 1774 ईस्वी में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिंग फेंस नीति का संबंध इनमें से किससे है? रिंग फेंस नीति का संबंध इनमें से किससे है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वॉरेन हेस्टिंग्स। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रिंग फेंस नीति का संबंध वॉरेन हेस्टिंग्स से है। यहाँ पर आप कुछ और भी याद रख सकते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स से संबंधित, जैसे वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1781 में कलकत्ता में प्रथम मदरसा की स्थापना की। इसी के समय 1782 में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली ड्यूअल गवर्नमेंट को समाप्त किया? निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली ड्यूअल गवर्नमेंट को समाप्त किया? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वॉरेन हेस्टिंग्स। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का और कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा प्रांत की शासन व्यवस्था का उत्तरदायित्व संभालने का आदेश दिया। वॉरेन हेस्टिंग्स ने दोनों उप दीवानों मोहम्मद रजा खां और राजा शिताब राय को पद से हटा दिया। अच्छा, द्वैत शासन की शुरुआत कब हुई थी? द्वैत शासन की शुरुआत 1765 में हुई थी, लॉर्ड क्लाइव के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड क्लाइव के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? तो बंगाल में द्विशासन प्रणाली रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू की गई। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट क्लाइव। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? इस क्वेश्चन का सही आंसर है वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग का मुकदमा किसके द्वारा चलाया गया था? तो बर्ग के द्वारा चलाया गया था। वॉरेन हेस्टिंग्स के अन्यायपूर्ण और निरंकुश कार्यों के कारण उस पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया, जो 1788 से 1795 ईस्वी तक चलता रहा। लेकिन ब्रिटिश संसद ने उसकी सेवाओं को देखते हुए उसे सभी दोषों से मुक्त कर दिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? अभी हम लोग ने देखा वॉरेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वॉरेन हेस्टिंग्स। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? तो भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस को नागरिक सेवा का जनक भी माना जाता है। इसने 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त की पद्धति भी लागू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा कोवेनेंटेड सिविल सर्विस ऑफ इंडिया का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई? निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा कोवेनेंटेड सिविल सर्विस ऑफ इंडिया का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई? तो ये कॉर्नवालिस ने किया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कॉर्नवालिस कोड के माध्यम से दीवानी और न्यायिक क्षेत्रों में स्पष्ट विभाजन किया, जिसने आगे चलकर भारतीय सिविल सेवा का रूप लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया? भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कॉर्नवालिस के शासनकाल में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? लॉर्ड कॉर्नवालिस की मृत्यु 1805 में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में हो जाती है और वहीं पर इसकी कब्र स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए, गाजीपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता? लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता? पहला कथन है दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना, ये लागू होता है। दूसरा कथन है भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना, ये भी लागू होता है। तीसरा कथन है कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना, ये लागू नहीं होता है। चौथा कथन है भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना, ये भी लागू होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगर हम सहायक संधि की बात करते हैं तो भारत में सहायक संधि का प्रयोग वेलेस्ली से पहले फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले के द्वारा किया गया था। और एक चीज़ याद रखिएगा, इंदौर के जो होलकर थे उन्होंने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था? लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पेशवा बाजीराव द्वितीय। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पेशवा बाजीराव द्वितीय जो था वो अंतिम पेशवा था और यह सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार था। इसे आप याद रखिएगा। सहायक संधि के केस में अगर आपसे पूछ दे राज्य, तो राज्य के केस में हैदराबाद होगा 1798 में, मैसूर और तंजौर 1799 में और अवध 1801 में और पेशवा 1802 में सहायक संधि स्वीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1802 की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? 1802 की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर
किसके मध्य हुए थे? तो बसीन की संधि पर हस्ताक्षर जो था वो अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के मध्य हुआ था। बाजीराव द्वितीय जो था वो अंतिम पेशवा था और यह सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार था। इसे आप याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था। तो देखिए, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था अवध का नवाब। प्रथम सहायक संधि 1765 ईस्वी में अवध से की गई थी, जब कंपनी ने निश्चित धन के बदले उसकी सीमाओं की रक्षा करने का वचन दिया और अवध ने एक अंग्रेज रेजिडेंट को लखनऊ में रखना स्वीकार किया। देखिए, यही आपसे पूछ दे कि वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन होगा, तो आपका आंसर हैदराबाद होगा। क्या होगा? हैदराबाद। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया? सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड वेलेजली। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी, तो कौन नहीं किए थे? इंदौर के होलकर नहीं किए थे। कौन नहीं किए थे? इंदौर के होलकर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, इंदौर के होलकर राज्य ने। हैदराबाद ने स्वीकार किया था 1798 में, मैसूर और तंजौर ने 1799 में, अवध 1801 में, पेशवा 1802 में, बरार के भोसले 1803 में और सिंधिया 1804 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देशी शासक कौन थे? सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देशी शासक कौन थे? तो हैदराबाद के निज़ाम थे। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद के निज़ाम। अच्छा, हैदराबाद के निज़ाम कब स्वीकार किए थे? तो 1798 में किए थे। कब किए थे? 1798 में। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए जिन्होंने लॉर्ड वेलेजली के साथ सहायक संधि की थी और उनके द्वारा दिए गए संधियों का सही कालानुक्रम नीचे दिए हुए कुट से पता कीजिए। निम्नलिखित पर विचार कीजिए जिन्होंने लॉर्ड वेलेजली के साथ सहायक संधि की थी और उनके द्वारा दिए गए संधियों का सही कालानुक्रम नीचे दिए हुए कुट से पता कीजिए। तो चलिए इसका सही क्रम देखते हैं। हैदराबाद ने सहायक संधि स्वीकार की थी 1798 में। मैसूर ने 1799 ईस्वी में, अवध ने 1801 में और सिंधिया ने 1804 में सहायक संधि स्वीकार की थी। तो इसका क्रम क्या होगा? 1 2 3 4। क्या होगा? 1 2 3 4। तो चलिए देखते हैं कुट में कि 1 2 3 4 कहाँ है। तो ये ऑप्शन नंबर ए में है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया? भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया? तो किसने किया था? लॉर्ड वेलेजली ने किया था। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड वेलेजली का कार्यकाल कब से कब तक था? 1798 से 1805 तक था। कब से कब तक था? 1798 से 1805 तक था। लॉर्ड वेलेजली स्वयं को बंगाल का शेर कहा करता था और इसने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना भी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य था। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बक्सर का युद्ध 1764 ये सुमेलित है। फिर क्या कह रहा है? सहायक संधि 1863 ये गलत है क्योंकि सहायक संधि 1798 में हुआ था। वेलेजली सहायक संधि को 1798 में आरंभ किया था। फिर क्या कह रहा है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार 1833 ये सही है। और चौथा ऑप्शन क्या है? ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनियों के लिए भारत में व्यापार का खोला जाना 1813 ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सहायक संधि। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धाराशायी हो रहे थे, नीचे लिखे गवर्नर जनरलों में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी? उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धाराशायी हो रहे थे, नीचे लिखे गवर्नर जनरलों में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी? इस क्वेश्चन का सही आंसर है लॉर्ड वेलेज़ली। ऐसी परिस्थिति में वेलेज़ली ने भारत में सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया, जिससे अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता स्थापित हो गई और नेपोलियन का भय भी टल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था वह है? आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था वह है? अच्छा, आंग्ल नेपाल युद्ध कब हुआ था? आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 1816 में हुआ था। 1814 से 1816 में हुआ था। उस समय किसका शासनकाल था? लॉर्ड हेस्टिंग्स का। किसका? लॉर्ड हेस्टिंग्स का शासनकाल था 1813 से 23 तक। 1813 से 23 तक। और आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था 1814 से 1816 में, जो कि 1815 ईस्वी में सुगोली की संधि से समाप्त हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड हेस्टिंग्स। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। एक चीज़ और आप याद रखिएगा, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने मराठों की शक्ति को अंतिम रूप से नष्ट कर दिया था, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुगोली की संधि हुई थी। सुगोली की संधि हुई थी। देखिए, सुगोली की संधि 2 दिसंबर 1815 में हुई थी। कब हुई थी? 2 दिसंबर 1815 में हुई थी, जिसका अनुमोदन जो है वो 4 मार्च 1816 को किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 1815 ईस्वी में सुगोली की संधि 2 दिसंबर 1815 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें बताना है कौन सही सुमेलित नहीं है। तो चलिए देखते हैं। हेक्टर मुनरो, बक्सर का युद्ध, ये सुमेलित है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। दूसरा ऑप्शन क्या है? लॉर्ड हेस्टिंग्स, आंग्ल नेपाल युद्ध, ये भी सुमेलित है। आंग्ल नेपाल युद्ध कब हुआ था? 1814 से 1816 में। तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड वेलेज़ली, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ये भी सही है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1799 में। चौथा ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये गलत है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? 1817 से 1818 के बीच हुआ था, और इस बीच लॉर्ड हेस्टिंग्स होना चाहिए, क्योंकि लॉर्ड हेस्टिंग्स का शासनकाल था 1813 से 1823 तक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है। अच्छा, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 के बीच हुआ था। 1817 से 1818 के बीच हुआ था। तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किससे संबंधित है? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग्स से संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर टॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे? सर टॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे? तो सर टॉमस मुनरो जो थे वो 1820 से 1827 ईस्वी तक मद्रास के गवर्नर रहे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1820 से 1827 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1831 में मैसूर और 1834 ईस्वी में कुर्ग और कछार की रियासतों को अपने प्रदेश में मिला लिया, क्योंकि वहाँ कथित रूप से बहुत अधिक कुशासन और अव्यवस्था थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबद्ध है? निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबद्ध है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। देखिए, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो 1790 से 1792 तक हुआ था और इस युद्ध में टीपू जो था वो श्रीरंगपट्टनम की संधि कर लेता है 1792 में, जिसके तहत टीपू को अपने राज्य का लगभग आधा भाग अंग्रेजों को देना पड़ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबद्ध था? ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबद्ध था? ठगों के दमन से कैप्टन स्लीमन संबंधित थे, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कैप्टन स्लीमन। लॉर्ड विलियम बेंटिक कैप्टन स्लीमन की सहायता से ही 1830 तक ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो अभी जस्ट हम लोग ने देखा ठगों का उन्मूलन जो है वो कैप्टन स्लीमन के नेतृत्व में हुआ था। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई? सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई? सती प्रथा पर पाबंदी लगाया था लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन राय के सहयोग से 1829 ईस्वी में धारा 17 के द्वारा विधवाओं के सती होने को अवैध घोषित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया? सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन राय के सहयोग से 1829 में धारा 17 के द्वारा विधवाओं के सती होने को अवैध घोषित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई? विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई? तो विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा 1829 ईस्वी में समाप्त की गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विलियम बेंटिक ने ठगी प्रथा को भी समाप्त किया था। इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया? इनमें से किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया? तो बंगाल में दासों के निर्यात को रोक दिया गया था 1789 ईस्वी में। कब? 1789 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी, 1789। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ था? लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ था? तो देखिए, अवध का विलय जो हुआ था वो कुप्रशासन के कारण हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कुप्रशासन के कारण। लॉर्ड डलहौजी ने अवध का जो नवाब था वाजिद अली शाह, इस पर कुशासन का आरोप लगाकर 13 फरवरी 1856, कब? 13 फरवरी 1856 को अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया। अवध के अलावा भी डलहौजी व्यपगत के सिद्धांत के अंतर्गत सतारा, जेतपुर और संभलपुर, बघात, उदयपुर, झांसी, ये सब का विलय अंग्रेजी राज्यों में कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बघात रियासत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ? बघात रियासत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ? तो बघात रियासत का डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के कारण विलय हुआ था 1850 में। कब हुआ था? 1850 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, 1850। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था? ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था 1856 में। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय 1856 में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1856। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलय का सिद्धांत के तहत निम्नलिखित राज्यों के विलय पर विचार कीजिए और उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। विलय का सिद्धांत के तहत निम्नलिखित राज्यों के विलय पर विचार कीजिए और उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो चलिए इसे व्यवस्थित करते हैं। विलय का सिद्धांत के तहत सतारा का विलय कब हुआ था? 1848 में। कब हुआ था? 1848 में। झांसी का 1853 में। झांसी का 1853 में। बघाट का 1850 में। बघाट का 1850 में। और उदयपुर का 1852 में। कब हुआ था? 1852 में। तो इसका क्रम क्या होगा? 1, 3,
1342। क्या होगा 1342। अब देखिए कूट में 1342 कहाँ है, तो ये है ऑप्शन नंबर सी में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी 1342। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित है। अधोलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित है, तो चलिए देखते हैं कौन सुमेलित है। 1849 ईस्वी सतारा का विलय, ये गलत है। सतारा का विलय 1848 में हुआ था। 1848 ईस्वी में पंजाब का विलय, ये भी गलत है। 1856 ईस्वी अवध का विलय, ये सही है। 1855 झांसी का विलय, ये भी गलत है। झांसी का विलय 1853 में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की। निम्नलिखित में से किसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की, तो विलय की नीति नियोजित और क्रियान्वित किया गया था डलहौजी के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डलहौजी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, डलहौजी का शासनकाल कब से कब तक था, तो डलहौजी का शासनकाल 1848 से 1856 तक था। 1848 से 1856 तक था। डलहौजी का शासनकाल डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के कारण ही अधिक याद किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक का शासक हटा दिया था। ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक का शासक हटा दिया था। इस क्वेश्चन का सही आंसर है अवध। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों के विलय क्रम पर विचार कीजिए। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों के विलय क्रम पर विचार कीजिए। देखिए, झांसी का विलय हुआ है 1853 में, झांसी का विलय 1853 में। संभलपुर का विलय 1849 में, संभलपुर का विलय 1849 में। सतारा का विलय हुआ है 1848 में, सतारा का 1848 में। इसका क्रम क्या होगा, 3 to 1, 3 to 1। अब देखिए कूट में 3 to 1 कहाँ है, तो ये है ऑप्शन नंबर सी में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी 3 to 1। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे वीडियो से जुड़ी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।